फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र, सामान्य अध्ययन, पूर्वावलोकन, सामान्य भूगोल में आज हम कुछ फैक्ट्स का रिवीजन करेंगे। वो फैक्ट्स देख लीजिए, सामान्य परिचय से है। भारत का भूगोल में सामान्य परिचय देखिए। तो इसमें सामान्य परिचय में जो पहला भाग है वो क्या है? क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए देखते हैं भारत के बारे में सही कथन कुछ है, पढ़ लिया जाए कि भारत, यह देखिए, विश्व का जितना भी स्थल मंडल है उसके कुल स्थल मंडल में अगर भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत कितने भाग पे है? कुल स्थल मंडल के 2.4% भाग पर, ठीक है, अधिकृत किए हुए हैं। मतलब भारत के पास जितना भूभाग है वो कितना है? विश्व का 2.4%। और दूसरा ये है कि 82°30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो 82°30 82.5 देशांतर, हम पूर्वी देशांतर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अभी ये 82.5 इसलिए भी किया जाता है, 82°30 भारत को दो बराबर देशांतरी भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो बीच वाला भाग इसलिए लिया जाता है कि जिससे दोनों तरफ का पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर के समय में साम्यता हो। भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा देश है। तो अगर देखा जाए आकार में, देखा जाए क्षेत्रफल में, तो विश्व में ये 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। परंतु इसकी जनसंख्या है, अभी देखिए यहाँ पे 17.5% लिखा हुआ है, लेकिन 17.76% हो चुका है, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट आई थी अभी इस साल के मध्य में। तो ये 2011 के जनगणना अनुसार है, लेकिन अभी भारत की आबादी विश्व में सबसे ज़्यादा हो गई, चाइना से भी ज़्यादा, ठीक है। भारत में गाँवों की संख्या कितनी है? 6,40,930। तो ये जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार भी देख लेते हैं। अभी देशांतरी विस्तार हम लोगों ने देखा था कि 82°30 भारत की मानक समय होती है। भारत विस्तृत है। अब देखिए अक्षांश में देख लिया जाए। सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर भारत, आप जान लीजिए कि भारत को अगर दो भागों में विभाजित किया जाता है तो किस तरीके से विभाजित किया जाता है। वहाँ पे आप देखते हैं ना कि आपका एक इक्वेटर रहता है, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो वो भूमध्य रेखा ही जो है वो दो बराबर भागों में 0 लैटिट्यूड पे होता है, ठीक है। तो इसके इधर क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके इधर होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके इधर क्या होता है? उत्तरी अक्षांश, और इसके इधर क्या होता है? इस रेखा के इधर दक्षिणी अक्षांश होता है। तो आप देख लीजिएगा कि भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 8°4' से 37°6। लेकिन ये तो भारत के मुख्य भूमि का भूभाग है, ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का भूभाग। लेकिन अगर भारत का विस्तार देखेंगे मुख्य रूप से तो वो 6°4' से शुरू हो जा रहा है। ये मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तरी अक्षांशों से, तथा 68°7' से पूर्व से 97° पूर्वी देशांतरों के मध्य, और 68°7' देशांतर पूर्वी देशांतर से लेकर 97°25 पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत है। तो आपको याद होना चाहिए 8°4' से उत्तर से 37°6' ये अक्षांश में है, और 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्वी देशांतर, ये किस में है? देशांतर में। तो देशांतर और अक्षांश का अंतर समझिएगा। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत को दो भागों में विभाजित कर रही कर्क रेखा, ठीक है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से। अगर सिक्किम से जो अक्षांश रेखा, इसमें आपको ये बताया गया है कि आप अक्षांश की पहचान कर सके और देख सके कि एक ही अक्षांश पे कितने राज्य पड़ते हैं, ठीक है। जिस जिले से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जैसलमेर है। तो यहाँ पे आपको ये देशांतरी मान बताया जा रहा है कि अगर आप 70° पूर्वी देशांतर पे जाएंगे तो वह क्या है? जैसलमेर उसमें पड़ेगा, ठीक है, अगर देशांतरी मान देखते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अब भारत एवं कर्क रेखा के बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा था, टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो वो देख लीजिए किन राज्यों से होकर गुजर रही है। गुजरात से गुजर रही है, राजस्थान से गुजर रही है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से क्या हो रही है? इन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। अभी अब देखिए नीचे इसमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, क्योंकि ये आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन के फैक्ट हैं, तो इनको समझना आपको जरूरी है। अगर अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। अब कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे स्थित नगर है, इसका मतलब आपको ये है कि वहाँ पे आपको अक्षांशीय मान समझना होगा, कितने अक्षांश पे कौन है। तो कर्क रेखा 23°30 पे है, ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा 23°30 में इन सब में कौन निकट है। तो अंतिम में आप देखिएगा तो गांधीनगर ज़्यादा निकट है 23°30 के, ठीक है। अब इसमें भी कुछ ऐसे दिया गया, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है। तो यहाँ पे कौन है कर्क रेखा के? अब इन शहरों में, ये जो इतने शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर, ये जो हैं, इन शहरों में कर्क रेखा के निकट। तो इन शहरों में अगर देखा जाए तो ये शहर जिस अक्षांश पे हैं तो कर्क रेखा की अक्षांश के वो नज़दीक होगा। तो इनमें जो है वो कोलकाता का अक्षांशी मान अगर देखा जाए तो कर्क रेखा के अक्षांशी मान के निकट होगा, ठीक है। भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। तो 23°30। अगर देखेंगे 23°30 के आप उत्तर जाएंगे
तो भी आपको मिलेगा, और 23 डिग्री 30 मिनट के जो दक्षिण जाएंगे उधर भी, तो दोनों तरफ विस्तार मिलेगा। तो ये दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? मणिपुर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय से हटके उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, मतलब कर्क रेखा के ये दक्षिण में नहीं आ रहा है, कर्क रेखा के ये उत्तर में जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो इसमें आप ये जानते हैं कि उत्तरायण की सर्वोच्च स्थिति में, मतलब समझ रहे हैं ना, सूर्य के जो उत्तरायण होता है उसकी सर्वोच्च स्थिति कब होती है? जून माह में होती है। जून माह में इसी के लिए दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होती है, उसमें गर्मी भी ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं, आगे आप पिक्चर में देख सकते हैं। मानक समय, अब मानक समय के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, अब मान लीजिए कि 82 डिग्री 30 मिनट पे क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पे यहाँ पे क्या है कि अर्धरात्रि है, ठीक है, 12 बज रहे हैं। एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, तो 12 और 6 के बीच में कितने घंटों का अंतर हुआ? 6 घंटों का अंतर हुआ। तो उस स्थान की क्या देखना है, जहाँ पे 6 बज रहा है, ये बताना है कि किस यामयोत्तर पर वह है। तो ये अगर आपको बताना है तो आपको सिंपल सा कि 1 डिग्री देशांतर, मतलब एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 4 मिनट यहाँ पे होते हैं। तो 4 मिनट में सबसे पहले आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको 82 डिग्री 30 मिनट से, ठीक है, अब आपको कितने देशांतर और पूर्व ले जाया जाए, क्योंकि पूर्व में जाने के बाद समय बढ़ता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पे अगर 12 बज रहा है तो आप कितना और पूर्व जाएंगे कि आप 6 बजे, ठीक है। तो आप जान गए एक देशांतर का मतलब 4 मिनट। अब 15 देशांतर का मतलब 1 घंटे। तो आप 15 देशांतर का गुणा आप कितने में करेंगे? 6 में करेंगे। अब 15 देशांतर का जब गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ गया? 90, ठीक है। तो 90 आ गया। अब 90 को आपको क्या करना? 82 डिग्री 30 मिनट में जोड़ देना है। तो जो आएगा मान आएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व आएगा। तो इसी को आपको लगना। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये ऐसे रट भी सकते हैं, 2 घंटे का अंतर होगा। इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर इसमें कुछ सत्य कथन है, तो इसमें आप देखिएगा, इसका सत्य कथन का उतना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसमें लिखा गया औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है, तो सही है। औरंगाबाद इसमें अक्षांश रेखा का मान अगर आप समझते हैं तो आप आसानी से पा जाएंगे कि औरंगाबाद किसके किसके मध्य है? वडोदरा और पुणे के मध्य। चेन्नई की तुलना बेंगलुरु की स्थिति में अधिकतम दक्षिणावर्ती है। तो बेंगलुरु अगर देखिएगा तो आप भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक होगा, ठीक है। तो जिसका अक्षांशी मान क्या होगा? कम होगा, वो ज़्यादा दक्षिणावर्ती होगा। जिसका अक्षांशी मान अधिक हो रहा है तो वो ज़्यादा उत्तरावर्ती हो रहा है, ठीक है। तो चेन्नई देखिएगा तो इस चेन्नई के दक्षिण में बेंगलुरु होगा। रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय किस में गुजरती है? सबसे देशांतर के निकट शहर है। तो अगर देखिएगा रीवा जो है वो इलाहाबाद के निकट है, तो अगर ऐसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि इसका देशांतरी मान। अब आपको ये देखना है कि ये रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद में किसका देशांतरी मान 82 डिग्री 30 मिनट के नज़दीक है। तो इसमें 82 डिग्री 30 मिनट के नज़दीक कौन है? रीवा, ठीक है। तो रीवा में आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, तो यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के, अब देख लीजिए 10 बज रहे हैं, तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? अब 10:38 होगा। कारण ये है कि अगर 82 डिग्री 30 मिनट पे कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। तो 92 डिग्री पे कितना बजेगा? तो 82 डिग्री 30 मिनट को 92 में घटा दीजिए। 92 में घटाने के बाद जो भी आता है, एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं, तो 4 मिनट का आप गुणा कर दीजिए जो भी आता है। तो इसमें आने के बाद आप देखिएगा कि 82 डिग्री 30 मिनट में आपका करीब करीब 9.5 डिग्री समथिंग आएगा, ठीक है। तो 9.5 डिग्री समथिंग आएगा। तो 9.5 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो आप 10:38 यही आएगा, आप देख लीजिएगा। यदि भारतीय मानक समय यामयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पे क्या हो रहा है? 12 बज रहा है। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो 120 में आप क्या करेंगे? इस 12 डिग्री के देशांतरी मान 82 डिग्री 30 मिनट को घटा देंगे। तो 82 डिग्री 30 मिनट को जब इसमें घटाएंगे 120 डिग्री पूर्वी देशांतर में, तो जो भी आएगा उसमें 4 से गुणा कर दीजिएगा। तो करीब करीब यहाँ आपको क्या आ रहे हैं कि 2.5 घंटे आ रहे हैं, ठीक है। तो 12 बज रहा है, तो 12 में 2.5 जोड़ेंगे, अगर 2 घंटे 30 मिनट जोड़ेंगे तो 14:30 आ जाएगा, मतलब 2:30 हो रहा है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामयोत्तर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आप जान लीजिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से गुजरती, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कहाँ से गुजर रही? मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे उड़ीसा से भी गुजरती है, ठीक है। तो ये राज्य हैं जहाँ से मानक समय गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा क्या है? तो अभी हम इतने देर से ही चर्चा कर रहे हैं, 82 डिग्री 30 मिनट भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय हम ग्रीनविच के
समय में अंतर पाया जाता है, तो इसमें 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट में आप क्या कीजिए, 4 से गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद जो भी आता है वो मिनट में आएगा, आप मिनट को घंटों में कर दीजिए, 5.5 घंटे आएंगे। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात का कांडला सूर्योदय होगा तो लगभग सीधे 7 बजे, तो 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब हम दूरस्थ बिंदु के बारे में देखेंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पे ये इंदिरा पॉइंट मिलेगा, और बड़ा निकोबार में ये भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व जो है गौर मोती गुजरात में है। ठीक है, तो ये गुजरात वाला आप देख लीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व पे है। सत्य कथन अब यहाँ पे देखते हैं, सीमावर्ती देश में देख लेते हैं। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो असम किसके किसके सीमाओं से लगा है, भूटान एवं बांग्लादेश की सीमाओं। ये मैप देखिएगा आपको समझ में। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी हम मैप देखेंगे। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा तो मिजोरम की स्थिति मिल जाएगी। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमाओं से लगे भारत के राज्य हैं तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बांग्लादेश की सीमाओं से कितने राज्य मिले हुए हैं लगे भारत के राज्य? मेघालय भी है 1, असम 2, पश्चिम बंगाल 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। तो बांग्लादेश से 5 राज्य भारत के सटे हुए हैं। ठीक है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती, तो मेघालय देख लीजिए घिरा हुआ है भारतीय राज्यों से, नहीं बना पाएगी सीमा। वह भारतीय राज्य, अब देखिए यहाँ पे, वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अधिकतम सीमा। आगे देखते हैं। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, किसकी नहीं है, असम से। ठीक है, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, पाकिस्तान से देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात। अब जम्मू कश्मीर में देखिएगा लद्दाख अलग हो गया है। ठीक है, और कश्मीर, ये सब अलग अलग टेरिटरी हो गए हैं, तो 2 हो गए हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं, तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य यहाँ देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की है। ठीक है, हर तरफ से घिरा हुआ है भारत से। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाले भारतीय राज्य, तो इसमें किसको देखेंगे, नागालैंड को देखेंगे जो नहीं बना रहे हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है, डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है भारत अफगानिस्तान से। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण परवर्ती सीमा रेखा का, मतलब इम्पोज्ड, ये किसी के हस्तक्षेप के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, किसी दूसरे शक्ति द्वारा, किसी दूसरे राष्ट्र की शक्ति द्वारा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा, तो भारत और चीन की सीमांकन रेखा करने वाला मैकमोहन रेखा बोला जाता है। श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य, मतलब पाक स्ट्रेट आप देखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो भारत को श्रीलंका से अलग कर रहा है। नेपाल, भूटान, चीन की सीमाओं से मिलने वाली भारतीय राज्य है, तो कौन सी भारतीय राज्य है, सिक्किम है, जो नेपाल को क्या कर रहे हैं, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला राज्य। ठीक है, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य, ये देखिए त्रिपुरा है, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे भौतिक विभाजन में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।